जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज का सीरीज बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज की 7वीं सीरीज होगी एसएससी सीएचएसएल टायर 1 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो व्याख्यात्मक सीरीज होगी ये जीएस की, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगी ऑल कंपटीटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। आइए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं 7वीं सीरीज को। आइए देखते हैं पहली सीरीज, पहला क्वेश्चन यानी 26वां क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 26वां यानी पहला क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो 26वां क्वेश्चन कह रहा है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। तो किस शिलालेख में ज्ञात होता है? 13वें शिलालेख, रोमेनदेही स्तंभ लेख द्वारा, ह्वेनसांग के विवरण द्वारा, प्रथम लघु शिलालेखों द्वारा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बनेगा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। ज़्यादा प्रश्न आने की पूरी संभावना है सभी प्रैक्टिस सेट को अगर मिला के हम सभी रीड करते हैं तो भैया पढ़ते रहिए, वीडियो के लास्ट तक बनेगा। देखिए इसका राइट आंसर है 26वें का राइट आंसर है दोस्तों ई। 13वें शिलालेख द्वारा हमें कलिंग के युद्ध का विवरण मिलता है। तो आइए इसी संबंध कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, अदर फैक्ट को देखते हैं तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने। अगर ये ना बनते तो उस फैक्ट में से क्वेश्चन जरूर आ जाएं। तो आइए देख लेते हैं फटाफट फैक्ट को। अशोक की जो राज्य काल की पहली घटना हुई थी कलिंग युद्ध, और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के तेरहवें शिलालेखों से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व घटित हुई थी। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा का अपना दुख प्रकट करता है या पश्चाताप करता है। ये देख लीजिए 261 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? कलिंग युद्ध। इन सभी फैक्ट को मिलाकर यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आने के एग्जाम में अवश्य देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। अगर ये कलिंग युद्ध ना पूछता तो इससे संबंधित ये घटना पूछी जा सकती है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, गुलाम किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मोहम्मद गौरी कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश। 27वें का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 27वें का राइट आंसर हो जाएगा डी, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो आइए इस पर देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ऐबक ने आरंभ से ही इसे सर ए जहांदार अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण दिया था। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था भैया? आप सभी जानते हैं इल्तुतमिश से किया था। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हो गए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, सभी फैक्ट पर चर्चा की जाएगी जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होगी आगामी एग्जाम में। तो आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बनेगा। और हाँ, जो मित्र नए हैं चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सभी प्रैक्टिस सेट चल रही है, चाहे आपका एसएससी हुआ, एमटीएस हुआ एंड अदर एग्जाम के प्रैक्टिस सेट, और जीके जीएस की सीरीज और डेली करंट अफेयर की सीरीज जा रही है और वीकली भी जाएगी। एंड नेक्स्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रहा, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? झांसी हुआ था कि सतारा हुआ था, करौली या संबलपुर? तो भैया 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी पहले आपका सतारा हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसे भी आप सब मित्र मेंशन कर सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो आइए देख लेते हैं 28 का जो एक्स्ट्रा फैक्ट है। डलहौजी के व्यवगत सिद्धांत, पहले जान लीजिए डलहौजी की कौन सी नीति थी भैया? डलहौजी के व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश सन सहित हम सभी मित्र देखेंगे, ताकि अगर अगले एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने डलहौजी से न पूछकर अगर पूछा जाए झांसी कब विलय किया गया था, सतारा कब विलय किया गया था, करौली कब किया गया था, संबलपुर कब किया गया था, आइए उससे संबंधित कुछ सन सहित हम देख लेते हैं। सतारा देखिए कब किया गया था दोस्तों? सतारा किया गया था 1848 ईस्वी में। सन इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, अगर हिस्ट्री में सन नहीं पूछे जाते हैं दोस्तों तो हिस्ट्री का कोई ठीक नहीं है। ठीक है, सन जरूर पूछे जाते हैं, हिस्ट्री का जान कही जाती है सन। तो भैया 1848 में सतारा कही गई थी। संबलपुर कब की गई थी दोस्तों? संबलपुर कही गई थी 1849 ईस्वी में। ये देख लीजिएगा। एंड बघाट, बघाट इसमें नहीं है, लेकिन बघाट को भी जानते रहिए। बघाट आपका 1850 ईस्वी में किया गया था। इस फैक्ट को आप सब मित्र अलग से मेंशन कर सकते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने का ये मतलब नहीं है कि आप प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन को देख लें, प्रैक्टिस सेट की अकॉर्डिंग ही आपका जीएस की तैयारी हो जाए। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का मतलब यही होता है। उदयपुर कब हुआ था? 1852 में हुआ था। झांसी कब हुआ था दोस्तों? झांसी हुआ था 1854 में।
तो हर बार झांसी पूछा गया है कब हुआ था। और इसी संबंधित नागपुर कब हुआ था, तो नागपुर 1854 ईस्वी में हुआ था। एंड करौली आपका हुआ था, ये करौली आपका हुआ था 1855 ईस्वी में, 1855 में। एंड और संबलपुर हो ही गया, संबलपुर कब किया गया था, 1849 ईस्वी में। ठीक है, 1849 ईस्वी में संबलपुर आपका था। ये चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला फैक्ट क्या है, अगला ये रहा आपका क्वेश्चन। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 29वां सूची कह रहा है, सूची को सूची 1 सूची 2 सेकेंड के सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड के उपयोग से सही उत्तर का चुनाव करना है। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो आइए देख लेते हैं। सूची 1 में आपका प्रथम कर्नाटक का युद्ध कब लड़ा गया था, तो द्वितीय कर्नाटक हो, तृतीय कर्नाटक या प्रथम मैसूर का युद्ध। ये क्वेश्चन एज एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इस चीज़ को बखूबी ढंग से आप तैयार कर लीजिए। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। 29 का राइट आंसर है सी। लेकिन आइए हम देख लेते हैं किस प्रकार कौन से किससे मैच कर रहे हैं। तो 29 का आइए देखते हैं। 29 का प्रथम कर्नाटक का युद्ध कब लड़ा, किससे संधि से अंत हुआ था, तो प्रथम कर्नाटक का एक्स सापेल की संधि से हुआ था, यानी चौथे का। एंड तृतीय कर्नाटक युद्ध आपका हुआ था दोस्तों पेरिस की संधि के से अंत हुआ था। पेरिस संधि यानी पहला राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में आपका संधि हुआ था, अनिर्णायक संधि हुई थी, ये इसमें कोई संधि नहीं हुई थी। एंड प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी, प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई। तो आइए मिला लेते हैं किससे क्या संबंधित है, आइए उसे भी देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका 29 का सी इज द राइट आंसर है। इसको आप सभी मित्र देख सकते हैं, ये सी का राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यानी आपका 30 यानी 30वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। लो भाई, ज्योग्राफी का बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं ज्योग्राफी से संबंधित। तो आइए देख लेते हैं। तो ऊटकमंड है, अनाईमुडी है, दोदाबेट्टा है, महाबलेश्वर है। तो चारों ऑप्शन को देखते हो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 30 का यानी 30 का राइट आंसर है बी, अनाईमुडी। अनाईमुडी इज द राइट आंसर, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो 30वें का ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं जो आप सभी मित्र अगर इंपॉर्टेंट लगे तो उसे आप मेंशन कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट वही मेरे द्वारा बताई जा रही, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन इनसे ना बनकर फैक्ट से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिले। तो भैया अनाईमुडी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जैसा कि एग्जाम में जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है, सबसे पहले ऊंचाई देख लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऊंचाई भी पूछ ली जाती है। तो 2695 मीटर, 2695 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। यह केरल, अनाईमुडी केरल में है दोस्तों, इस चीज़ को समझते हैं। केरल जिले में स्थित है। यह चोटी पश्चिम घाट, मतलब ये देखियो आपका भारत है, अगर ऐसे अगर भारत है ठीक, अगर भारत तो पश्चिम घाट की इस साइड में आपका केरल पड़ता है, केरल का भाग है, पर्वत का भाग है। तो ये और सभी चीज़ें इस प्रकार हैं, इस चीज़ को समझते हैं। क्वेश्चन फैक्ट जो बेहद ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर है बी, अनाईमुडी। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 31। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें सही आंसर नहीं है, एक आपका सही होगा, में 3 सही है, एक गलत है। तो भैया सरदार सरोवर बांध किससे संबंधित है, इसमें नर्मदा नदी, तिलैया बांध, कुनार नदी, गांधी सागर बांध, चंबल नदी। डी है आपका नागार्जुन सागर बांध, ये कृष्णा नदी। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो 31 का बी राइट आंसर है, यानी तिलैया बांध इससे संबंधित नहीं है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए 31 का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। 31 का आपका तिलैया बांध ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये तिलैया बांध झारखंड में है, इस चीज़ को समझते रहिए। पहले झारखंड में है, झारखंड में राज्य के कोडरमा जिला के बराकर नदी, ये कोनार नदी ना होकर बराकर नदी है, इस चीज़ को आप मेंशन कर सकते हैं। बराकर नदी होगी, अवस्थित है। विकल्प बी के अलावा अन्य सभी विकल्प सुमेलित हैं। बाकी जो सरदार आपका नर्मदा पर है, इसे आप मेंशन कर सकते हैं। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी सूची से क्वेश्चन बार बार बनेंगे एग्जाम में, इस चीज़ को आप मेंटेन करके रखिएगा ताकि एग्जाम में गलत ना हो। 32वां क्वेश्चन क्या है, 32वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सूची 1 सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। एक तरफ आपके घास के मैदान होंगे एंड दूसरी तरफ उसके महाद्वीप होंगे। किस महाद्वीप में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, किस कॉन्टिनेंटल में ग्रासलैंड पाए जाते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो भैया लानोज किससे संबंधित है, स्टेपी प्रेरी बेल्ट। तो ये क्वेश्चन पूछे भी गए, आइए देख लेते हैं फटाफट। देखिए लानोज आपका पड़ता है भैया साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, ए का चौथा आंसर है। एंड स्टेपी पड़ता है आपका यूरोप में, स्टेपी पड़ता है आपका यूरोप, तीसरा सही है।
पेरिस आपका पड़ता है उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका में, पेरिस नॉर्थ अमेरिका यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। वेल्ड पड़ता है आपका वेल्ड अफ्रीका, बार बार पूछा गया अफ्रीका में ये है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, आइए उसे मिला लेते हैं। कूट का यह प्रश्न है, तो भैया 32 का राइट आंसर ए। आप सभी ए इज द राइट आंसर, 4 3 1 2 इसका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो मित्र नए हैं चैनल पर, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार की महत्वपूर्ण सीरीज पाने के लिए। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हुआ, एसएससी सीएचएल सीएसएचएल एंड एमटीएस एंड यूपीपीबी एंड अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी चीज़ें कराई जा रही हैं K95 एग्जाम के माध्यम से, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एंड जो मित्र नए हैं चैनल को देख रहे हैं उसे जरूर, वो मित्र जरूर सब्सक्राइब कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे भी देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी तिलैया बांध, कोनार नदी गांधी सागर बांध, चंबल नदी नागार्जुनी सागर बांध। तो दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया था, उसी को बताया जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं। आइए 33 का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 33 का क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में से 33 का निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, इसे स्टाल कर लीजिए। जो एनवायरमेंट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धान का खेत है, वन है, घास का मैदान है, झील है। एग्जाम आप सब मित्र देख रहे हैं, अगर दिए होंगे या दे रहे हैं जो मित्र, या देने वाले हैं जो मित्र, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और एज ए इट इसी प्रकार देखने को मिलेंगे आगामी एग्जाम में। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए। धान का खेत ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। वन, आइए उसे समझिए, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू कौन से इंपॉर्टेंट बनेगा। वन झील हुआ, घास के मैदान सभी प्राकृतिक पारितंत्र हैं, जबकि धान का जो खेत है ये मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, आर्टिफिशियल है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रेट है, अमोनिया है या नाइट्राइड है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा 34 का बी, नाइट्राइड। वस्तुतः नाइट्राइड जो है नाइट्राइड या नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयुग से बना हुआ है, यौगिक है। वानस्पतिक वृद्धि के लिए पौधों के नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ये सभी जानते हैं। ये कुछ इन्वायरमेंट्स क्वेश्चन हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन जो होते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला है न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। स्टार कर लीजिए, क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो यह साधारण पानी है या भारी पानी है, या आपका क्या है, द्रव्य अमोनिया है, द्रव अमोनिया या द्रव्य हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है बी। इसका राइट आंसर है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक 35 का बी था राइट आंसर, भारी पानी। इसका सूत्र होता है दोस्तों D2O, इसको भी आप सभी मेंशन कर सकते हैं दोस्तों। 35 का राइट आंसर है। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक डिटोरियम का ऑक्साइड है। इसका प्रयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के मंदक व प्रतिशीतक दोनों के रूप में कार्य किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 का देखते हैं। ये रहा आपका 36 क्वेश्चन। 36 यानी 36 का राइट आंसर क्या है उसे देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। एक सूची में आपके आपके सभी प्रकार के कल्चर दिए हुए हैं एंड दूसरी सूची में किससे संबंधित है वो कल्चर। तो बीटी कल्चर किससे संबंधित है, तो बीटी कल्चर है आपका अंगूर से। इस प्रकार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, इस चीज़ को समझते रहिए दोस्तों। बीटी कल्चर आपका है अंगूरों की खेती से, चौथा सही है। बेजी कल्चर आपका संबंधित है वृक्षों की खेती से, बेजी कल्चर वृक्षों की कृषि से, ये रहा थर्ड आंसर। एंड पीसी कल्चर है आपका मछली पालन से, पीसी कल्चर दूसरा राइट आंसर। ओलेरी कल्चर सब्जी उत्पादन से। इस प्रकार के क्वेश्चन एक कृषि से आपका संबंधित क्वेश्चन आएगा, इसे भी समझते रहिए। आइए इसका देख लेते हैं कौन सा राइट आंसर है, मिला लेते हैं। 36वें का राइट आंसर है दोस्तों बी इज द राइट आंसर। 4 3 2 1 तो इसका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37वां, ये रहा आपका 37वां। एंड जो मित्र नए हैं चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन पाने के लिए एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। एसएससी हुआ एंड वीडियो एग्जाम, RO MTS एंड यूपी पुलिस, यूपी बीएड से संबंधित जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीज़ जो कराई जा रही हैं एक एक करके, तो आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बनी रहेगा, सभी इंपॉर्टेंट है। जीएस का व्याख्यात्मक सीरीज चल रही है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है 37 क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। मानव सदृश लघुत्तम कपी है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, साइंस संबंधित है। आइए देखते हैं। गिबन है, चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, औरंगुटान, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं चारों ऑप्शन। 37 का राइट आंसर गिबन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एंड हाँ दोस्तों देखिए, आपका यूपी बीएड का फॉर्म आने वाला है, तो उस पर भी जल्द से जल्द तैयारी प्रैक्टिस
एंड उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जल्द ही स्टार्ट किया जाएगा K95 एग्जाम चैनल पर, तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो जल्द से जल्द उस पर भी वर्क किया जा रहा है, तो जल्द से जल्द उस पर भी सीरीज आने की तैयारी की जा रही है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो आप सभी मित्रों लग जाइए जी जान से सभी चीज़ों को पाने के लिए। आइए देखते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न 38। आइए देखते हैं 38 का। 38 क्या कह रहा है, मानव रक्तदान के कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर है। ये आप सभी जानते हैं, AB+ समूह है, O समूह है, AB समूह, A+ समूह है। तो 38 का राइट आंसर है B, O, ये इसका राइट आंसर है 38 का। आइए कुछ संबंधित से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, रक्त वर्ग का वो जो सार्वत्रिक दाता होता है, क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन यानी एंटीजन नहीं होता है, अतः इसका रुधिर सभी वर्गों के व्यक्तियों के चढ़ाया जा सकता है, यानी O वाले का। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। ये आपका अगला प्रश्न है 39 देख लेते हैं क्या है, क्या कह रहा है इसमें। 39 का है आपका, ये आप सामने 39 दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि संविधान से संबंधित क्वेश्चन है। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कोर्स का सही उत्तर चुनना है। एक तरफ आपके सूची 1 है, सूची 2 में एक तरफ आपके मैटर दिए हैं और वो मैटर किस आर्टिकल से संबंधित है। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला 39 में देखिए संविधानिक संशोधन किससे संबंधित है, तो भैया 368 आर्टिकल 368। चौथा राइट आंसर है वित्त आयोग क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। वित्त आयोग 280 से संबंधित आर्टिकल 280 तीसरा सही है। वित्तीय आपात आपका 360 से संबंधित दोस्तों। एजाइट अखिल भारतीय सेवाएं 312। एज इट, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एज इट इसी तरह एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए इससे संबंधित कुछ आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए इससे पहले इसको मिला लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या है। 39वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा उसे देख लेते हैं। 39वें का राइट आंसर है बी, 4 3 1 2। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे देखते हैं तो क्या है, कौन सी क्वेश्चन होगा। ये आपका अगला प्रश्न है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था। ये पंचायती राज प्रणाली से क्वेश्चन है, ये भी आपका पॉलिटी से ही है। तो पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी 40 में का राइट आंसर आइए देखते हैं। लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने के हेतु, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, कृषकों को शिक्षित करने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। 40वें का राइट आंसर बी, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। ये 40वें का राइट आंसर है। आइए कुछ इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो भैया गलती ना हो हम सभी से, क्योंकि तैयारी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सभी जीएस को भी उसी फ्लो के साथ हम पढ़ रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 में किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 में। इस चीज़ को समझिए, ये सन इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट, इसे भी मेंशन कर लीजिए। नागौर कहाँ पड़ता है आपका, राजस्थान में हुआ है। इसका प्रमुख उद्देश्य विकास में जन भागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो बेहद इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे जरूर मेंशन कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूची दी गई है उसको कूट मिलाना है। तो आइए देख लेते हैं, इसका कुछ इस प्रकार से है। इस एक तरफ आपके संस्थान होंगे, दूसरी तरफ उस संस्थान की आपका अनुच्छेद होगा। देखिए पहले जैसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल के तहत आता है, तो भैया ये 148 के तहत आता है। 148 के तहत ये आता है, आर्टिकल 148 तहत। आइए आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है। आइए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है जैसा कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 में था। वित्त आयोग किस में पड़ता है, वित्त आयोग आपको 280 में। जैसा कि अभी इसके ऊपर कुछ इससे संबंधित क्वेश्चन आया था, तो भैया उससे आपको याद हो गया होगा, 280 में पड़ता है। प्रशासनिक अधिकरण 323 ए में पड़ता है, इसका ये चौथा सही है। संघ लोक सेवा आयोग, ये संघ लोक सेवा आयोग आपका 148 में पड़ता है, आपका सॉरी ऊपर वाले ऑप्शन में पड़ता है, यानी संघ लोक सेवा आयोग 315 में, और ऊपर वाले जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 से था। इस प्रकार से इसका राइट आंसर कौन है, आइए उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट था, इस प्रकार का एज एट क्वेश्चन इसी तरह का बनते हैं एग्जाम में। तो भैया 41वें का राइट आंसर है ए, 3 2 4 ए। एंड जो मित्र नए हैं चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज पाने के लिए आपका CSSL हुआ, MTS हुआ या UPP एंड BEd का फॉर्म आने वाला है, उससे संबंधित भी। तो आइए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। अगला प्रश्न है ये रहा, अगला प्रश्न है ये
घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की जो वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है भैया? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। 42 का राइट आंसर है यही। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ई बीज संबंधित है, ई बीज संबंधित है दोस्तों, किससे संबंधित है? तो 43 का इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से, वित्तीय लेन देन हेतु एकल प्लेटफॉर्म से, विपणन संबंधित पूछताछ, सरकारी सेवाओं की पहुंच। ये तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु ये किया गया है। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना समयावधि है, यानी समावधि यानी इसका समय पूछ रहा है, कब काल में प्रधानमंत्री आवास योजना संबंधित है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक्स का। इस प्रकार के मिसलेनियस क्वेश्चन भी बनते हैं यानी विविध से। तो 44 में का राइट आंसर है ये आपका 44 में का राइट आंसर है सी, 2015 से लेकर 2022 के बीच में हुआ था। तो आइए आगे बढ़ते हैं, 45वां क्वेश्चन देखते हैं। 45वां क्या क्वेश्चन कह रहा है? 45वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ? एक आपके देखिए अनुसंधान संस्थान से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो करनाल में है, हिसार में, आनंद में, जयपुर में। तो 45 का राइट आंसर ए, करनाल में पड़ता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। यह संस्थान पशु क्लोनिंग तकनीक के विश्व में प्रसिद्ध है। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस तिथि किस तिथि को मनाया जाता है? एक आपके एक दिवस से क्वेश्चन, एक बुक से क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हम जो चीज़ें हम जानते हैं उस चीज़ से उस क्वेश्चन से क्वेश्चन गलत ना हो एग्जाम में, बाकी बाकी सभी सही हैं। 46 का इसका राइट आंसर है बी, 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस। एंड इस बार की विश्व कैंसर दिवस जो बनाया गया है 4 फरवरी को, उसका थीम क्या है? मेरे द्वारा करंट अफेयर वीकली सीरीज में रोजाना सीरीज में सभी चीज़ें बताई गई हैं, उसे जरूर देख के वहाँ से, या आपको आप सभी मित्रों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसकी थीम 2023 में क्या है, 4 फरवरी जो कैंसर दिवस मनाया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है 47 यानी 47, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर दक्षिण की पश्चिम सीमाओं से स्पर्श करती है? तो भैया आइए उसे देख लेते हैं कौन सी सीमाएं करती हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 47, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर दक्षिण और पश्चिम की सीमाओं के स्पर्श करती हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा। 47 का राइट आंसर है डी, यानी आपका त्रिपुरा मैच करता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका 48 का है अंडर 19 आईसीसी विश्व कप विजेता कौन सी थी? तो 40 करंट का है, 48 है। 48 का केवल आंसर देखते हैं। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का राइट आंसर ए, भारत जीता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49वां का राइट आंसर आइए देखते क्या है। क्वेश्चन अगला है, ये रहा आपका 49वां। कह रहा है भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम शिक्षक भर्ती ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण प्रदान किए? मिजोरम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक को ऐसा हुआ है। तो आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जीएस का, जो बेहद इंपॉर्टेंट था। आप मित्र वीडियो के लास्ट तक बनिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए सीरीज अच्छी लग रही हो, क्योंकि आपका कमेंट ही प्रोत्साहन का काम करता है एक टीचर के लिए। तो उससे भैया जरूर आप सभी कमेंट करिएगा सीरीज कैसी लगी, उस पर भी बताइए। अगर कोई सुधार चाहते हैं उस पर भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। कमेंट बॉक्स खुला है, उस पर जरूर कमेंट अपना राय जरूर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रो कबड्डी लीग 21-22 के फाइनल मैच में किस टीम ने विजय प्राप्त की थी भैया, या विजय प्राप्त कर पहली बार यह ट्रॉफी जीता था? पटना पायरेट्स, दिल्ली दबंग, बंगाल वॉरियर्स, यूपी योद्धा। तो भैया कौन था इसका राइट आंसर? 50 का राइट आंसर बी है, दिल्ली दबंग ने जीता है। ये 25 फरवरी 2022 को बेंगलुरु में खेले गए फाइनल में दिल्ली दबंग ने पटना पायलट को 37-36 से हराया। ठीक है, ये इसका राइट आंसर कुछ फैक्ट के साथ। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सीरीज कैसी लगी, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें कि इस प्रकार की महत्वपूर्ण सीरीज पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।